बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू रेडियो में खुशामदीद। जौहर हाउस नामी उस घर में समंदर खान और उसके अहले खाना की आज पहली रात थी। इससे पहले शायद ही यहाँ पर किसी ने कदम रखा हो। वो अपने ख्यालों में गुम था जब टक टक की आवाज़ ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी से फर्श बजा रहा हो। उसने कान लगाकर सुना। आवाज़ बाहर हॉल कमरे से आ रही थी। उसने बेड पर नज़र डाली। वो दोनों गहरी नींद सो रहे थे। उसने उठकर एक कोने में रखी मोमबत्ती उठाई और बाहर निकलकर देखने लगा। बाहर तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। सभी दरवाजे भी बंद थे और उसके बाहर निकलते ही वो टक टक की आवाज़ भी मासूम हो गई। उसने किसी को ना पाकर अंदर का रुख किया तो वापस मुड़ते हुए उसकी नज़र फर्श पर पड़ी। उन्होंने आज सिर्फ कमरे की ही सफाई की थी। उससे बाहर की जगह को छुआ भी नहीं था, इसलिए यहाँ पर मिट्टी की मोटी सी तह पड़ी नजर आ रही थी। लेकिन समंदर खान को जिस चीज़ ने मुतवज्जे किया था वो उस मिट्टी पर बने हुए पाँव के निशान थे। ये निशान किसी छोटे बच्चे के नंगे पैर के थे और बिल्कुल ताज़ा थे। ऐसे लग रहा था जैसे अभी अभी कोई 8-10 साल बच्चा उधर से चल कर गया हो। समंदर खान ने गौर से पाँव के निशानात को देखा। ये निशान ऊपर सीढ़ी पर जाकर गुम हो रहे थे। उस वक्त किसी बच्चे का यहाँ होना तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। फिर ये निशान कैसे बने? ये बात किसी मुअम्मे से कम नहीं थी। वो उस वक्त ऊपर जाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो वापस कमरे में आ गया। अलबत्ता अंदर आते वक्त उसने हंसी की आवाज़ सुनी थी, किसी छोटे बच्चे के शरीर कहके की आवाज़। मगर समंदर खान ने उसे अपना वहम जानते हुए सर झटक कर वापस सोफे पर लेट गया। अभी समंदर खान को लेटे हुए कुछ ही देर हुई होगी कि उसे अचानक ही अपना सोफा हिलता महसूस हुआ। समंदर खान एक झटके से उठकर बैठ गया। समंदर खान अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ऐसे डरा नहीं था और ना ही खौफजदा हुआ था। लेकिन उस वक्त समंदर खान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। लेकिन उस छोटे से घर में सुबह रोज जैसी ही थी। बूढ़ा समंदर खान हस्बे मामूल मुर्ग के बांग के साथ ही जाग गया था। अपनी टोपी ढूंढकर सर पर रखते हुए बूढ़े समंदर खान ने रेशमा को आवाज देकर उठाया। रेशमा, ओ रेशमा, रेशमे पुत्र उठ जा, फजर की नमाज का वक्त हो रहा है। उसने लाठी पर जोर देते हुए अपनी बेटी को आवाज दी तो कोने में रखी चारपाई पर सोए हुए वजूद ने हरकत की। लिहाफ हटा तो एक 14-15 साल की खूबसूरत सी लड़की का चेहरा नजर आया। वो नींद से भरी आंखों से अपने बाप को देखने लगी जो अब बाहर जा रहा था। बाप को इतनी सर्दी में बाहर जाते देखकर उसकी सारी सुस्ती हवा हो गई थी। उसने जल्दी से लिहाफ हटाया और चारपाई से उतरकर खड़ी हो गई। उसने कहा, बाबा, ठंडे पानी से वजू मत करना वरना सर्दी लग जाएगी। मैं पानी गर्म करने लगी हूँ। समंदर खान ने प्यार से बेटी की तरफ देखा। माँ की बीमारी और मफलूज होने के बाद उसने 12 साल की उम्र में ही घर संभाल लिया था और अब वो किसी बड़ी उम्र की घर घरस्तन औरत की तरह हर काम कर लिया करती थी। रेशमा ने मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां डालकर उन्हें आग दिखाई तो वो धड़ाधड़ जलने लगी। उसने देगची में पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ाया और दोबारा कमरे में आ गई। अपनी माँ का बिस्तर ठीक करके उसने अच्छी तरह से लिहाफ उड़ा दिया। पानी गर्म करके उसने समंदर खान को दिया और चाय रखकर खुद वजू के बाद नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। लाठी के सहारे चलता हुआ समंदर खान मस्जिद नमाज पढ़ने चला गया। वापस आया तो रेशमा ने चाय के कप के साथ रात की बची हुई रोटी गर्म करके उसे देते हुए बताया, अब्बा जी, आटा और चीनी खत्म हो गए हैं। समंदर खान ने सर हिलाते हुए बासी रोटी खाना शुरू कर दी। चाय पीने के बाद समंदर खान ने अपना बेलचा और टोकरी उठाई और फैक्ट्री की तरफ निकल गया। समंदर खान का ताल्लुक एक बेहद गरीब घराने से था। वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे की जिंदगी गुजार रहा था। उसका बाप अजमल खान एक भट्टे पर काम करने वाला पठान मजदूर था। समंदर खान जब बड़ा हुआ तो उसने अपने साथ उसे भी मजदूरी पर लगा दिया। समंदर खान पढ़ा लिखा नहीं था, बस उर्दू के चंद अल्फाज और जुमलों को शनाख्त कर सकता था। उसकी शादी भी एक उसी के जैसी खानदान की लड़की से कर दी गई। शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी भट्टे पर मजदूरी करने लगे, मगर भट्टे का मालिक एक अयाश इंसान था। उसने समंदर खान की बीवी जरमीने को तंग करना शुरू कर दिया तो उसकी पठानी गैरत जोश में आ गई। उसने पहले भट्टे के मालिक को नरमी से समझाने की कोशिश की, मगर वो अपनी दौलत और ताकत के नशे में चूर था। एक रोज जब समंदर खान कहीं गया हुआ था, उसने मौका पाकर जरमीने की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की,
मगर ज़रमीनी ने अपनी हिफाजत की गर्ज से रखे हुए चाकू से उसका पेट फाड़ दिया। समंदर खान जब वापस आया तो उसने अपने क्वार्टर में भट्टे के मालिक की लाश देखी और एक कोने में ज़रमीने को थर थर कांपते हुए पाया। खुद को और ज़रमीने को बचाने के लिए समंदर खान ने उसे साथ लिया और उस जगह से बहुत दूर कराची पहुंच गया। रेशमा ने यहीं आंखें खोली थी। चंद साल पहले ज़रमीने पर अचानक ही फालिज का हमला हुआ और वो बिल्कुल मफलूज हो गई थी। रेशमा उस दिन से ही सारे घर की और अपनी माँ की देखभाल करती। समंदर खान शहर में मजदूरी तलाश किया करता था, जो कभी मिल जाती और कभी नहीं। पिछले 2 माह से उसे एक फैक्ट्री में बजरी ट्रकों पर लोड करने का काम मिला था। इस वक्त भी वो वहीं जा रहा था कि सामने से महबूब अली आता नजर आया। समंदर खान को देखकर वो रुक गया और कहने लगा, हाँ भाई खान साहब, 30 तारीख हो गई है आज, किराया कब दोगे मकान का? समंदर खान ने नरमी से कहा, महबूब भाई, मुझे तनख्वाह नहीं मिली अभी, जैसे ही मिलेगी सबसे पहले आपका किराया अदा करूंगा। महबूब अली के तासुरात भी ये सुनकर किधरे तब्दील हो गए। उसने भी दोस्ताना लहजे में कहा, अरे मियाँ जी, मैं तो याद करवा रहा था आपको बस। समंदर खान भी बज़ाहिर मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया, मगर दिल ही दिल में वो सख्त परेशान हो रहा था। एक कमरे के 2 चारपाइयों जितने सहन और छप्पर पर मुश्तमिल घर का किराया देना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। उस पर ज़रमीने की बीमारी, घर का खर्चा, कैसे होगा ये सब? वो सख्त फिक्रमंदी के आलम में चला जा रहा था। अब तो उसकी हड्डियां भी घिस गई थी। उससे अब काम नहीं होता था, मगर वो कमाता ना तो क्या करता? उसका तो कोई बेटा भी नहीं था जो उसे कमा कर देता। रेशमा एक तो लड़की थी, ऊपर से खूबसूरत और कम उम्र। उसे वो बाहर जाने नहीं दे सकता था कि हर गली, हर चौक पर इंसान नुमा भेड़िए हर औरत को नोचने के लिए तैयार नजर आते। इसलिए वो ज़बरदस्ती खुद को काम पर आमादा करता। फैक्ट्री का सुपरवाइज़र एक नौजवान लड़का था और वो उसके साथ ख़ास तौर पर रियायत कर देता, क्योंकि मज़दूरों में से समंदर खान एक ऐसा शख्स था जो सबसे मुअम्मर था। इसलिए वो अभी तक टिका हुआ था, वरना शायद उसके काम की रफ्तार को देखते हुए बहुत पहले उसे निकाल दिया जाता। वो फैक्ट्री पहुंचा और हस्बे मामूल रोज़ की तरह काम पर लग गया, मगर पहले वाले नौजवान सुपरवाइज़र की जगह एक उधेड़ उम्र मर्द बैठा था। समंदर खान ने अपने साथ काम करने वाली मजदूर से धीमे लहजे में पूछा, आदिल, पुराना सुपरवाइज़र कहाँ गया? आदिल ने कंखियों से नए सुपरवाइज़र को देखते हुए सरगोशी भरे लहजे में जवाब दिया, समंदर चाचा, आहिस्ता से बोले, अगर इस नए सुपरवाइज़र ने सुन लिया तो खामखा झगड़ेगा। ये पुराने सुपरवाइज़र जैसा इंसान नहीं है। समंदर खान ने खामोशी से मजदूर की बात सुनी और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। सुपरवाइज़र काम करने वाले मजदूरों को डांटते हुए टहलता हुआ समंदर खान के सर पर भी जा पहुंचा। बुढ़ापे के बायस समंदर खान अपनी 1000 कोशिश के बावजूद तेजी से काम नहीं कर पा रहा था। सुपरवाइज़र ने समंदर खान को घूरते हुए खुरदरे लहजे से कहा, काम करते हुए हाथों को जरा तेज चलाओ। काम करते हुए तुम लोगों को मौत पड़ती है और मुफ्त की तनख्वाह लेने आ जाते हो। समंदर खान ये सब कुछ खामोशी से सुन रहा था। उस दिन के बाद तो नए सुपरवाइज़र ने उनका जीना ही हराम कर दिया। सारा दिन कोल्हों के बैल की तरह उनसे काम लेता। मजदूरों की आधी तनख्वाहें खुद हड़प कर जाता। वजह ये बताता कि सब काम चोर हैं और उनके काम में सुस्ती और मतलूबा मिकदार में काम न करने की वजह से ही तनख्वाहों में कटौती की जा रही है। आखिर एक दिन मजदूरों का सब्र जवाब दे गया। उन सब ने फैक्ट्री से बाहर आपस में मीटिंग की और ये तय किया कि वो सब एहतजाज करेंगे। और उससे अगले दिन जब उन्होंने एहतजाज किया तो समंदर खान को सबसे पुराना होने की वजह से एहतजाज के आगे खड़ा कर दिया। उस दिन इत्तेफाक से फैक्ट्री का मालिक सेठ बहरोज भी दौरे पर आया हुआ था। उसने तमाम मजदूरों को भी काम छोड़े बैठा देखकर फौरन वजह पूछी। सुपरवाइज़र ने न जाने कौन सी दलीलें देकर उसे मुतमईन कर दिया और अगले चंद घंटों में उन मजदूरों को नौकरी से निकालने का ऐलान कर दिया। अपनी रोज़ी को अपने हाथ से कोई कैसे गंवा देता, इसलिए उस ऐलान पर सभी मजदूर एहतजाज तर्क करके काम पर वापस आ गए। मगर सुपरवाइज़र ने काम बेतहाशा बढ़ा दिया था और समंदर खान जैसे बूढ़े के लिए काम करना इतना मुमकिन नहीं था। वो जल्द ही थक कर बैठ गया और सुपरवाइज़र ने उसे बकाया तनख्वाह देते हुए काम से निकाल दिया। समंदर खान ने हाथ में पड़े चंद 1000 रुपये को तका और बेबसी से आसमान को देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कितनी देर तक वो रोता रहा। रोने से दिल पर धरा बोझ हल्का हो गया।
समंदर खान ने एक ठंडी सांस ली और वापस घर की तरफ चल दिया। घर में दाखिल होकर समंदर खान चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गया। रेशमा ने फिक्रमंदी से समंदर खान को देखा और धीरे से चलती हुई समंदर खान के करीब चारपाई पर बैठी और अपने बाप को देखने लगी, मगर समंदर खान हुनौस छत को तके जा रहा था। रेशमा के पास बैठने का भी समंदर खान ने कोई नोटिस नहीं लिया था, बदस्तूर उसी पोजीशन में लेटा रहा। रेशमा ने परेशान लहजे में समंदर खान से कहा, क्या हुआ बाबा, आप इतनी खामोशी से क्यों लेटे हुए? रेशमा की आवाज़ सुनकर समंदर खान चौंक कर उसे देखने लगा और उठकर बैठ गया। समंदर खान ने दुख से रेशमा को सारी बात बताई। समंदर खान की बात सुनकर रेशमा के मासूम चेहरे पर बेतहाशा परेशानी फैल गई, उसकी आंखों में नमी आ गई। समंदर खान ने दुख भरी आवाज़ में कहा, अब तो काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ेगा। मुझ बूढ़े को तो शायद ही अब कोई मजदूरी दे। अगर कहीं मजदूरी नहीं मिली तो मालिक मकान भी घर से निकाल बाहर करेगा। रेशमा ने सर झुकाकर अपनी आंखों में आए आंसू को बमुश्किल जब्त किया और समंदर खान से कहा, बाबा तुम जब तक कोई मजदूरी ढूंढो, मैंने सिलाई सीखी हुई है, मैं तब तक घर में ही अम्मा की पड़ी हुई मशीन से कपड़े सिलाई किया करूंगी, तब इंशाल्लाह तुम्हें कोई ना कोई काम मिल जाएगा। समंदर खान ने दुख से रेशमा को देखा। कितनी छोटी सी उम्र में उनकी मासूम बेटी ने सब सीख लिया था। समंदर खान ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है रेशमे, जैसे तुम्हें ठीक लगे वही करो। रेशमा समंदर खान के करीब से उठ गई और जाकर खाना ले आई। समंदर खान को खाना देने के बाद रेशमा ने अपनी माँ जरमीनी को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू कर दिया। खाना खिलाने के बाद रेशमा ने जरमीनी का हाथ मुंह धुलाया और समंदर खान के आगे पड़े हुए बर्तन उठाकर सहन में चली गई। सुबह नाश्ता करने के बाद समंदर खान काम की तलाश में घर से बाहर निकल गया। 2-1 फैक्ट्री में काम की तलाश में अंदर भी गया, मगर वहाँ पहले से ही बहुत मजदूर थे। समंदर खान जैसे नातवा और बूढ़े इंसान को कोई मजदूरी नहीं दे रहा था। और सारा दिन समंदर खान काम की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। इसी तरह एक दिन शाम को वो सर झुकाए उसी फैक्ट्री से गुजर रहा था कि उसे किसी आदमी की चीखें सुनाई दी। चीखने की आवाज़ें सुनकर समंदर खान ने फैक्ट्री की टूटी हुई दीवार की ओट लेते हुए झांका तो उसकी रूह लरस गई। वो उस शख्स को पहचानता था। वो कई बार अपने बाप के साथ फैक्ट्री के दौरे पर भी आया था। फैक्ट्री के मालिक के बेटे ने एक आदमी के पेट में खंजर घोंप दिया था। वो आदमी कुछ देर तड़पता रहा, फिर बेजान सा जमीन पर गिरकर साकत हो गया। समंदर खान लरसते हुए जिस्म से भाग खड़ा हुआ। शाम को समंदर खान मायूस सर झुकाए घर में दाखिल हुआ। रेशमा ने उसके बुझे चेहरे को देखकर ही अंदाजा लगा लिया था कि आज भी समंदर खान खाली ही लौटा है। फिर तो ये रोज का मामूल बन गया था। रोज सुबह सवेरे वो घर से निकल जाता और काम ढूंढता रहता। मायूस सा शाम को घर वापस लौटता था। रेशमा ने भी कपड़े सिलाई करने के लिए लेने की कोशिश की, मगर मोहल्ले के 1-2 घरों के अलावा किसी ने कपड़े सिलाई करवाने के लिए नहीं दिए। जिन्होंने दिए वो भी मामूली सी कीमत पर। दोनों बाप बेटी ये सोचकर हलकान हो रहे थे कि अब कैसे घर का खर्च चलेगा। इसी तरह से दिन गुजरते गए। समंदर खान जब भी काम की तलाश में घर से बाहर निकलता था, फैक्ट्री पर नजर पड़ती उसे वो शाम याद आ जाती। उसने कत्ल होने का किसी से जिक्र तक नहीं किया था, मगर समंदर खान का ज़मीर बार बार उसे मुलामत करता। वो किसी के कत्ल का ऐनी शायद है, मगर समंदर ये सोचकर डर जाता कि अगर उसने किसी को बता दिया तो भी कौन उसकी बात का यकीन करेगा। वो तो एक गरीब है, सेठ के बेटे को कोई कुछ नहीं कहेगा, बल्कि उल्टा उसे ही फंसाया जाएगा। यही सोचकर समंदर खान चुप साध लेता। यही सब कुछ सोचते हुए मकान के किराए की तारीख आ पहुंची। मालिक मकान ने पहले तो नरमी से किराया मांगा, मगर समंदर खान के मजीद मोहलत मांगने पर उसने सख्त लहजा इख्तियार कर लिया। कुछ दिन बाद मालिक मकान रात को फिर से घर के बाहर आ दमका। समंदर खान को आवाज़ें देने लगा। समंदर खान लब भींचता हुआ घर से निकला और मालिक मकान ने समंदर खान को देखकर सख्ती से कहा, समंदर खान, इस घर में रहने की अब एक ही सूरत है। समंदर खान ने मालिक मकान को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो? मालिक मकान के स्याह होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने मक्कारी से मुस्कुराते हुए समंदर खान से कहा, समंदर खान, मैंने कहा कि तुम एक शर्त पर इस मकान में रह सकते हो, अगर तुम अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दो तो। मालिक मकान की बात सुनकर समंदर खान गुस्से से पागल हो गया।
उसने सख्त गुस्से से मालिक मकान को बुरा भला कहना शुरू किया। मालिक मकान ने भी गुस्से में उसी वक्त उन तीनों को घर से बाहर निकल जाने को कहा। सुमंदर खान ने उसी वक्त अपना सामान बांधकर ज़रमीने और रेशमा को साथ लिया और बाहर निकल गया, मगर घर के बाहर आने के बाद वो सख्त परेशान हो गया। रात के वक्त वो माजूर बीवी और नौजवान खूबसूरत बेटी को कहाँ ले जाए। मारे बेबसी के वो बेआवाज़ रोने लगा। फिर उसे याद आया कि वो तो काम की तलाश में जा रहा था। रास्ते में एक उजाड़ जगह पर उसे एक घर नजर आया। उस घर में कोई भी नहीं रहता था। उस घर का नाम जौहर हाउस था। पता नहीं किसने इसे कब बनवाया था, मगर एक अरसे से ये घर खाली था। आसपास के इलाके में उस घर के बारे में कुछ अजीब और गरीब सी अफवाहें फैली हुई थी। बाज़ लोग कहते थे कि यहाँ पर रात को कुछ अजीब सी रोशनियाँ चलती नजर आती हैं। रात को यहाँ से गुजरने वालों ने अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें भी सुनी थी। यही वजह थी कि उस घर की खिड़कियाँ दरवाजे अभी तक चोर अचकों से भी महफूज रहे थे, वरना तो यहाँ पर वो लूट मार मची होती के रहमान। सुमंदर खान ने उसी जगह जाने का फैसला कर लिया, लेकिन वहाँ पर जाने से कबल वो कम से कम एक नज़र उस घर को ज़रूर देखना चाहता था, ताकि इस बात का यकीन हो सके कि वो जगह उसकी बीवी और बेटी के लिए महफूज है। उसने अपने एक हमसाये के पास आज की रात पनाह के लिए इल्तिजा की, मगर किसी ने भी उसे जगह नहीं दी। ऐसे में वो मोहल्ले की मस्जिद में चला गया। खुदा के घर ने उसे रात के 4 पहर के लिए वहाँ महफूज रखा। सुबह होते ही वो बीवी और बेटी को लेकर वहाँ से निकल गया। उन दोनों को फुटपाथ पर छोड़कर उसने उस घर का रुख किया। वो ज़्यादा दूर नहीं था। उसने उसके दरवाजे पर रुककर आसपास नज़र दौड़ाई। उस घर का दरवाज़ा कुछ ऐसे रुख पर था कि रोड से गुजरने वालों की नज़र बराह रास्त उस पर नहीं पड़ती थी। किसी को मुतवज्जे ना पाकर उसने लोहे के जंगालूद गेट को खोलने की कोशिश की। बरसों बंद रहने की वजह से गेट जाम हो चुका था। बड़ी मुश्किल से वो छोटा दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया। पसीना पसीना होते उसने दरवाजे को धकेल कर खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर से घर उसकी तवक्को से ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा था। ये घर 2 मंजिला था। सामने के हिस्से में झाड़ियाँ, खुदरू पौधे और कांटों के ढेर नजर आ रहे थे। उसने एहतियात से जगह बनाते हुए अंदर बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए। लॉन नुमा सहन अबूर करके एक बरामदा आता था। सुमंदर खान ने उस पर नजर दौड़ाते हुए अंदरूनी दरवाज़ा खोल दिया। उसे भी खोलने में मुश्किल पेश आती थी, मगर खुल गया। अंदर अंधेरा था। उसने टार्च जलाकर रोशनी फेंकी। उस हाल नुमा जगह में कतार में 4 कमरे थे। जगह जगह परिंदों की बेट और मिट्टी नजर आ रही थी। घर खाली नहीं था, गर्दो गुबार से अटा फर्नीचर भी मौजूद था। उसने कमरे को खोलकर देखा। उसमें एक बेडरूम के लिहाज से सामान भी मौजूद था। जगह अच्छी थी और सुमंदर खान के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि किसी को उसके लिए किराया भी नहीं देना था और ना ही जलील करके निकाले जाने का डर था। उसने चंद लम्हों में ही फैसला कर लिया और कमरे की सफाई में जुट गया। 2 घंटे में उसने कमरे का एक एक कोना अच्छी तरह से साफ कर लिया था। इस दौरान उसने कुछ भी ऐसा देखा या सुना नहीं जैसा कि लोगों ने मशहूर कर रखा था। उस दिन वाला वाक़या भी उसे सिर्फ अपना वहम ही लगा, इसलिए वो कदरे मुतमईन हो गया था। उसके बाद वो जैसे आया था वैसे ही चला गया। फुटपाथ पर जाकर अपनी बीवी और बेटी के पास बैठ गया। इस दौरान मोहल्ले का एक बच्चा वहाँ से गुजरा तो उसे देख कर रुक गया। अरे सुमंदर चाचा, तुम यहाँ बैठे हो, तुमको तो पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस का नाम सुनते ही वो चौंक गया। उसने बच्चे से पूछा, पुलिस क्यों ढूंढ रही थी मुझको? वो बच्चा बोला, पता नहीं, अब्बा जी कह रहे थे वो उधर फैक्ट्री वाला इलाका में 2 दिन पहले जो लाश मिला था ना, उसके कातिल को ढूंढ रहा था पुलिस वाला। उधर की दुकान के कैमरे में तुम दिखाई दिए हो, इसलिए वो तुमसे पूछगछ करने के लिए तुमको ढूंढ रहा है। सुमंदर खान ने अपने जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ती महसूस की। ये बच्चा यकीनन उसी कत्ल की बात कर रहा था जिसका वो चश्मे दीद गवाह था वाहिद। उसकी कैफियत से बेखबर बच्चे ने कहा, मैं अब्बा जी को बोलता हूँ, आप इधर हो, पुलिस को बुला लेगा। ये कहकर वो दौड़ता हुआ चला गया। सुमंदर खान ने फौरन ही वहां से जाने का फैसला लिया। उसने रेशमा और ज़रमीने को लिया और अपनी नई पनाहगाह की तरफ चल दिया। रेशमा बार बार पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, मगर सुमंदर खान ने उसे खामोशी से चलते रहने को कहा तो वो भी चुप हो गई। घर के बाहर आकर वो रुक गए। सुमंदर खान ने धड़कते दिल से दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजे एक जोरदार चिरचिराहट की आवाज़ करता खुल गया। वो लोग अंधेरे में चलते हुए अंदर आ गए। उनके अंदर आते कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कहीं दूर
शहद की हजारों मक्खियां बना रही हों। समुंदर खान ने तेजी से दरवाज़ा बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसने रेशमा और ज़रमीने को अंदर पहुंचाया। रेशमा हैरत से उस घर को देखते हुए कहने लगी, बाबा ये घर तो बहुत बड़ा है, किसका है? हम यहाँ क्यों आए हैं? समुंदर खान ने सख्त आवाज में कहा, अभी फजूल सवाल ना करो रेशमे, माँ को इधर आराम से लिटा दो, बाकी जगह को भी साफ करना है। उन दोनों ने ज़रमीने को एक तरफ चादर बिछाकर लिटाया और दूसरे कोने को साफ करने लगे। रेशमा कुर्सी को हटा रही थी कि उसने एक बड़ी सी मकड़ी देखी। हाथ बराबर ये मकड़ी खासी खौफनाक थी। रेशमा डरी तो सही, लेकिन फिर उसने झाड़ू उठाकर उसे मारने के लिए वार किया, लेकिन इससे पहले ही मकड़ी ने उस पर छलांग लगा दी। रेशमा के मुंह से चीख निकल गई। चीख सुनकर समुंदर खान भी घबरा गया। उसके पास आकर पूछने लगा, क्या बात है रेशमे, क्या हुआ है? रेशमा ने कपड़े झटकते हुए कहा, बाबा मकड़ी ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी थी। वो कपड़े झाड़कर उस जगह से दूर हो गई, मगर मकड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। समुंदर खान भी आसपास देख रहा था, मगर वो मकड़ी तो गधे के सर पर से सींग की तरह गायब हो गई थी। उसने तंग आकर कहा, रेशमे बच्चे, तुम बिला वजह ही घबरा गई हो, मकड़ी का तो यहाँ नाम और निशान भी नहीं है। रेशमा खुद भी हैरान थी कि आखिर मकड़ी कहाँ गई। वो कोई छोटी मकड़ी तो नहीं थी कि नजर ही ना आती। समुंदर खान ने उसे दोबारा काम पर लगने का इशारा किया तो मकड़ी को भूलकर फिर से सफाई करने लगी। शाम तक उन्होंने उस कमरे की मुकम्मल सफाई कर ली थी। अब अंधेरा छा रहा था। आज उनके पास खाने को कुछ नहीं था। रेशमा तजस्सुस भरी नजरों से कमरे में मौजूद अलमारी को देख रही थी। सफाई के दौरान उन्होंने उसे हिलाया जुलाया जरूर था, मगर खोला नहीं था। उसने अलमारी को खोल दिया। जरा देर बाद समुंदर खान को उसकी आवाज़ सुनाई दी, बाबा यहाँ तो ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। समुंदर खान भी उठकर उसके पास जा खड़ा हुआ। वाकई अलमारी में सब कुछ मौजूद था। एक तरफ जनाना और मर्दाना लिबास थे, एक खाने में 2-3 कंबल थे, मोमबत्तियों का पैकेट और माचिस भी थी। और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि उन सब पर गर्द का जर्रा तक दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे ये सब चीज़ें किसी ने अभी अभी ला कर रखी हों। रेशमा ने कहा, बाबा ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर लें? समुंदर खान सोच में पड़ गया। घर की हद तक तो ठीक था, मगर यहाँ मौजूद सामान को इस्तेमाल करना। जौहर हाउस नामी इस घर में समुंदर खान और उसके अहले खाना की आज पहली रात थी। इससे पहले शायद ही किसी ने यहाँ पर कदम रखा हो, इसलिए वो जाहिर नहीं कर रहा था, मगर उसके दिल में काफ़ी खदशात मौजूद थे। अभी कुछ देर सोच विचार करके उसने रेशमा को इजाज़त दे दी। रेशमा ने एक जोड़ा निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया तो वो उसे लेकर बाहर आ गया। कपड़े उसके बदन पर पूरी तरह से फिट आए थे। रेशमा ने भी लिबास बदल लिया और ज़रमीने को भी दूसरे कपड़े पहना दिए थे। मोमबत्तियों में से उसने 2 अदद मोमबत्तियाँ निकालकर रोशन की तो अंधेरा छट गया। वो माँ के पास आई तो उसे हैरत का दूसरा झटका लगा। उसके करीब बिस्किट और दूसरी खाने पीने की चीज़ों के पैकेट पड़े थे। ये बहुत ज़्यादा नहीं थे, मगर वो उससे अपनी पेट पूजा बड़ी आसानी से कर सकते थे। समुंदर खान अंदर आया तो वो भी हैरत से उसको देखने लगा। उसने पूछा, ये चीज़ें कहाँ से आई हैं? रेशमा ने कहा, पता नहीं बाबा, अम्मा के पास पड़ी हुई थी। समुंदर खान चुप हो गया। उसके दिल में फिर से खदशात सर उठाने लगे, मगर उसने रेशमा को कुछ नहीं बताया। पेट में चूहे दौड़ने लगे तो उन्होंने हर चीज़ को पसे पुश डालकर पेट पूजा करना शुरू कर दी। खा पी कर रेशमा और ज़रमीने बेड पर लेट गई और समुंदर खान सोफे पर सो गया। उन दोनों को तो नींद आ गई, मगर समुंदर खान अभी तक जाग रहा था। उसके जहन में बच्चे की बात खौंच रही थी। वो उधर फैक्ट्री वाला इलाका में 2 दिन पहले जो लाश मिला था, उसके कातिल को ढूंढ रहा था पुलिस वाला। उधर की दुकान के कैमरे में तुम दिखाई दिए हो, इसीलिए तुमसे पूछगछ करने के लिए वो तुमको ढूंढ रहा है। वो सख्त परेशान था। आखिर पुलिस क्यों ढूंढ रही थी उसे? वो अपने ख्यालों में गुम था जब टक टक की आवाज़ ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। ऐसे लग रहा था कि लकड़ी का फर्श कोई बजा रहा हो। उसने कान लगाकर सुना। आवाज़ बाहर हॉल कमरे से आ रही थी। उसने बेड पर नजर डाली। वो दोनों गहरी नींद सो रही थी। उसने उठकर कोने में रखी मोमबत्ती उठाई और बाहर निकलकर देखने लगा। बाहर तो कोई नजर नहीं आ रहा था। दरवाजे भी बंद थे और उसके बाहर निकलते वो टक टक की आवाज़ भी मादूम हो गई। उसने किसी को ना पाकर अंदर का रुख किया तो वापस मुड़ते उसकी नज़र फर्श पर पड़ी। उन्होंने आज सिर्फ कमरे की ही सफाई की थी। उससे बाहर की जगह को छुआ भी नहीं था, इसलिए यहाँ पर मिट्टी की मोटी सी तह नजर आ रही थी।
लेकिन समुंदर खान को जिस चीज़ ने मुतवज्जे किया वो उस मिट्टी पर बने पाँवों के निशान थे। ये निशान किसी छोटे बच्चे के नंगे पैर के थे, बिल्कुल ताज़ा थे। ऐसे लग रहा था जैसे अभी भी कोई 8-10 साल बच्चा उधर से चल कर गया हो। समुंदर खान गौर से पाँव के निशानात को देखता रहा। ये निशान ऊपर सीढ़ी पर जाकर गुम हो रहे थे। उस वक्त किसी बच्चे का यहाँ होना तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, फिर ये निशान कैसे बने? ये बात किसी मुअम्मे से कम नहीं थी। उस वक्त ऊपर जाने का खतरा तो मोल नहीं ले सकता था, इसलिए वापस कमरे में आ गया। अलबत्ता अंदर आते वक्त उसने हंसी की आवाज़ सुनी थी, किसी छोटे बच्चे के शरीर कहके की आवाज़। मगर समुंदर खान ने अपना वहम जानते हुए सर झटक कर वापस सोफे पर लेट गया। अभी समुंदर खान को लेटे कुछ ही देर हुई थी कि अचानक से सोफ़ा हिलता महसूस हुआ। वो एक झटके से उठकर बैठ गया। समुंदर खान अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी ऐसे डरा नहीं, ना खौफज़दा हुआ, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ रही थी। उसने मेज़ पर रखी हुई एक मोमबत्ती उठाई और फर्श पर बैठकर नीचे फर्श को देखने लगा, मगर सोफे के नीचे तो कुछ भी नहीं था। समुंदर खान ने मोमबत्ती को वापस मेज़ पर रख दिया और ख़ुद सोफे पर दोबारा लेट गया और गहरी सांसें लेने लगा। फिर न जाने कब उसे गहरी नींद आई, उसे मालूम नहीं। समुंदर खान की आंख रेशमा के जगाने पर खुली। समुंदर खान ने उठकर कमरे से बाहर झांका तो हड़बड़ा गया। बाहर धूप निकल आई थी। उसे अंदाज़ा तक नहीं हुआ था कि वो इतनी देर सोता रहा। समुंदर खान नाश्ते के मुताल्लिक सोच रहा था कि रेशमा हैरत ज़दा से उसके पास खड़ी हो गई। समुंदर खान ने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो रेशमा ने जल्दी से कहा, अब्बा, उस कमरे के पास वाला जो दूसरा कमरा है उसमें बड़ा सा किचन भी है, उसमें सामान भी पड़ा है, बस किचन का फर्श मिट्टी से हटा हुआ है। रेशमा के चेहरे पर हैरत दिखाई दे रही थी। सामान वगैरह का सुनकर खुद समुंदर खान भी हैरान रह गया। रेशमा और समुंदर खान उस कमरे में आ गए। रेशमा ने वहाँ मौजूद सामान दिखाया तो समुंदर खान किसी सोच में गुम गया। उसने रेशमा को नाश्ता बनाने का कहा और खुद सहन में आ गया। सारा सहन खारदार झाड़ियों से भरा था। समुंदर खान ने वहाँ पड़ा हुआ लोहे का एक नुकीला टुकड़ा उठाया और घास और झाड़ झिंकार ज़मीन से खुरिचने लगा। रेशमा नाश्ता बनाने के बाद कमरे में आ गई। उसने सीढ़ी के ऊपर 2 बच्चों को हंसते देखा। रेशमा हैरत ज़दा रह गई। वो ये सोच रही थी कि इनके सिवा कोई और भी शायद यहाँ लोग मौजूद हैं। वो बच्चों को गौर से देखते सीढ़ियों के करीब जाने लगी। बच्चों की उम्र 10-11 साल होगी। सुर्ख सफ़ेद चेहरा, फूले हुए गाल, दूर तक हंसते कितने प्यारे लगते थे। रेशमा यकटक बच्चों को देखती हुई उनके करीब जा रही थी। अभी रेशमा ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि उसे समुंदर खान की आवाज़ सुनाई दी, रेशमे, रेशमे कहाँ चली गई है? रेशमा ने आवाज़ की सिमत देखा और पलट गई। फिर से उसने सीढ़ियों की जानिब देखा। सीढ़ियों पर जिस जगह अभी 2 बच्चों को बैठे देखा था वो जगह अब खाली पड़ी थी। रेशमा घबराते हुए मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते हुए बोली, अभी तक तो एक लम्हे पहले मैंने इसी जगह बच्चों को देखा था, कहाँ चले गए वो? रेशमा ने सर झटका और वापस मुड़ी कि शायद उसे कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन अगर ये सब कुछ गलत फहमी है तो ये सब सामान किसका है? ये रेशमा की समझ में नहीं आ रहा था। समझ में तो समुंदर खान के भी कुछ नहीं आ रहा था, मगर अब वो यहाँ रहने पर मजबूर था। बाहर पुलिस उसे ढूंढ रही थी, क्योंकि वो कातिल भी नहीं था मगर सेठ बाइसर अफराद में से था, इसीलिए तो कानून क्या उसके लिए हैसियत रखता था। वो रिश्वत देकर बेटे के किए गए गुनाह का इल्ज़ाम, कत्ल का इल्ज़ाम बड़ी आसानी से समुंदर खान पर आयद करवा देता और समुंदर खान बेगुनाह इंसान होते हुए भी मुजरिम कहलाता और सारी ज़िंदगी जेल में सड़ता। यही सब सोचते हुए समुंदर खान के चेहरे पर अचानक तशवीश छा गई। वो ये सोच रहा था कि अगर पुलिस उसे ढूंढते यहाँ तक आ गई तो नहीं, पुलिस को क्या मालूम कि वो इस उजाड़ और वीरान घर में क़याम पजीर होगा। ये सोचकर वो कुछ मुतमईन हो गया। उसने अंदर आकर कमरे में देखा, फिर किचन में चला गया, मगर रेशमा उसे कहीं नजर नहीं आई। वो परेशान होकर रेशमा को आवाज़ें देने लगा। रेशमा भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर शदीद घबराहट दिखाई दे रही थी। समुंदर खान ने उसे इस हालत में देखा तो परेशानी से पूछा, क्या हुआ है रेशमे, सब खैर तो है ना? रेशमे ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, अब्बा, ऊपर छत पर शायद कोई और भी है, मुझे तो लगता है इस घर के मालिक वहाँ रहते हैं। अभी 2 बच्चे खेलते नीचे आए, मुझे देखकर फिर से भाग गए। उनमें से एक बच्चा दूसरे से कह रहा था कि हमारे घर में नए लोग घुस आए हैं। समुंदर खान परेशान हो गया। उसे अब इस बात में कोई शुबा नहीं रहा था कि ये जगह असेब ज़दा है। इस बारे में जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी वो सच्ची थी।
लेकिन उसके पास यहाँ रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरी तरफ अगर वो रेशमा को हकीकत से आगाह करता तो उसने भी बुरी तरह से खौफजदा हो जाना था, और वो ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए उसने रेशमा को अभी तो कुछ नहीं बताया, अलबत्ता उसे सख्त लहजे में कहा, रेशमा, इधर कोई है या नहीं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस अपनी माँ के पास रहो। और हाँ, वो बच्चे अगर दोबारा नजर आए तो उनके करीब जाने या बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, देखते ही भाग आना, समझ गई ना? रेशमा ने उलझी नज़रों से उसे देखते हुए सर हिला दिया तो वो मुतमईन हो गया। वो दिन भी उसने घर में ही गुजारा। किचन में खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त था। रेशमा को मोहल्ले की एक पड़ोसन की मेहरबानी से बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल आता था, इसलिए वो बड़ी आसानी से कोई भी खाना बना लेते थे, इसलिए उन्हें खाने पीने की कोई तंगी नहीं थी। रेशमा को फटी फटी आंखों से छत की तरफ देखते पाकर सुमंदर खान ने आगे बढ़कर पूछा, क्या बात है रेशमे, ऐसे टकर टकर क्या देख रही हो? रेशमा बुरी तरह से चौंक उठे। उसने बाहर छत की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, बाबा वो देखो। सुमंदर खान ने गौर से देखा। पहली नज़र में तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसने जो मंजर देखा उसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की लहर दौड़ा दी। छत के करीब सीढ़ियों की रेलिंग पर वो दो बच्चे इस तरह मज़े से बैठे थे जैसे अपने घर के बिस्तर पर बैठे हों। फिर उनमें से एक बच्चा नीचे झांक कर देखने लगा। वो खतरनाक हद तक नीचे झुक गया था। ऐसे महसूस हो रहा था कि अब वो तब गिरने वाला है जैसे। रेशमा ने सहम कर कहा, बाबा अगर वो बच्चा नीचे गिर गया तो मर जाएगा, किसी तरह उसे नीचे उतारो। सुमंदर खान ने भी बदहवासी से उसकी बात सुनी। उसने एक बार फिर से दोनों बच्चों को देखा। वो बेहद खतरनाक जगह पर बैठे हुए थे। उसने चंद लम्हों तक कुछ सोचा, फिर बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए। उसने चादर की बकल मारते हुए टार्च हाथ में ली और लाठी उठाते हुए बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने छत की तरफ देखा। दोनों बच्चे अब भी उसी तरह बैठे थे। उसे हर बढ़ते कदम पर यही तवक्को थी कि वो अब गायब हुए कि तब, मगर इस वाक़े के बरक्स वो तो वहीं पर मौजूद रहे और अपनी खूबसूरत नीली आंखों से उसे देखते रहे। वो झिझकते उनके करीब गया और फिर हिम्मत करके बोला, कौन हो तुम दोनों? बच्चों ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और सवाल का जवाब देने के बजाय कहने लगी, आदमजाद, क्या तुम अपनी बेटी को हमारे साथ खेलने दोगे? सुमंदर खान कुछ परेशान हो गया। उसने बच्चों से पूछा, आप दोनों कौन हैं? वो इतना तो जान गया था कि ये दोनों ही इंसानी मखलूक नहीं, बस अपने शुबे की तस्दीक करना चाहता था। बच्चों में से एक ने कहा, मेरा नाम शाहजेब है और ये मेरा भाई शोजब। हम दोनों जिनज़ादे हैं, बहुत अरसे से यहाँ रहते हैं। जब तुम लोग पहली बार आए तो हमें बहुत गुस्सा आया कि ये आदमजाद हमारे घर पर कब्जा कर बैठे। हमने तुम्हें डराया भी, मगर फिर हमारी वालिदा ने कहा कि ये लोग मजबूर हैं और पनाह लेने के लिए यहाँ आए, इसलिए हम तुम्हें डराया न करें। सुमंदर खान हैरत से ये बात सुन रहा था। उसने ताज्जुब से पूछा, क्या तुम्हारी माँ भी यहीं रहती है? उसी वक्त सीढ़ियों पर खूबसूरत लड़की नमूदार हुई। सुमंदर खान और रेशमा हैरत से उसे देखने लगे। उसने कहा, मैं भी यहीं रहती हूँ, मेरा नाम शवाला है। शवाला से मिलकर सुमंदर खान और रेशमा तो हैरान बहुत हुए, मगर साथ ही फिक्रमंद भी थे। जिन्नात का तो कुछ भरोसा नहीं था, कब किस बात पर उन्हें गुस्सा आ जाए और वो सब कुछ तहस नहस कर दें। उनके खौफ को शवाला की तजुर्बेकार निगाहों ने भांप लिया। उसने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, आप लोग परेशान मत हो और बिल्कुल भी खौफ मत खाएं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ, अगर आप यहाँ चोरी या किसी और मकसद से आते तो तब शायद आप में से कोई भी यहाँ से जिंदा ना जा सकता। ये कहकर उसने एक पुड़िया निकाली और रेशमा को देते हुए कहा, बेटी ये पुड़िया अपनी माँ को खिला दो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शवाला का रवैया देखकर सुमंदर खान और रेशमा दोनों ही मुतमईन हो गए थे, इसलिए उन्होंने उससे वो पुड़िया ले ली थी। उसके बाद अब अक्सर ही शवाला और उसके बच्चे नीचे आ जाते और उनके साथ ढेरों बातें करते और खेलते रहते। सुमंदर खान बाहर का जायज़ा लेने के लिए सख्त बेचैन था। वो सारी उम्र तो यहाँ पर कैद होकर नहीं रह सकता था, इसलिए एक रोज़ वो वापस अपने पुराने मोहल्ले में पहुँच गया। मोहल्ले के ही एक शख्स से पुलिस की आमदोरफ्त के बारे में पूछने लगा था। उसे पता चला कि पुलिस वाले कभी कभी यहाँ आकर अब भी उसके बारे में पता करने की कोशिश करते रहते हैं। ये सब कुछ जानकर वो फौरन वहाँ से वापसी के लिए मुड़ा था, लेकिन पुलिस के एक मुखबर को उसका पता लग चुका था पहले से ही। वो बड़ी खामोशी से
एक मखसूस फासला रखकर उसका पीछा करता आ रहा था। समुंदर खान उसी घर में वापस चला आया था। अभी उसे वहां पर पहुंचे हुए घंटा भर ही हुआ था कि एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने 2 सिपाहियों को लेकर फौरन वहां पहुंचा था। समुंदर खान तो दम बखूद सा रह गया था। उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि पुलिस इतनी जल्दी उस तक पहुंच जाएगी। इंस्पेक्टर ने हथकड़ियाँ निकालते हुए कहा, बहुत हुआ बाबा जी, अब तक भागते और छुपते ही रहे हो तुम। मुजरिम नहीं थे तो सामने आकर गवाही दे देते ना। छुपने की क्या ज़रूरत थी आखिर? अपना केस तो तुमने खुद ही खराब कर दिया है बाबा। समुंदर खान ने इल्तिजा भरे लहजे से कहा, अफसर साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैं इन बड़े लोगों के साथ क्या लड़ाई करता और किस भरते पर लड़ाई करता मैं उनसे? कौन करता मेरी बात का यकीन कि सामने आकर मैं गवाही दे भी देता तो? खुदा के लिए मुझे छोड़ दें। मेरी बीवी और बेटी का इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, उन्हीं पर रहम कर दें। इंस्पेक्टर ने बेजारी से कहा, बस करो, अब ये तरले और मिन्नतें करने से कुछ नहीं होने वाला। उसने अपने सिपाहियों को दोनों को इशारा करते हुए कहा कि चलो भाई बिठाओ इसको वैन में। उसके इशारे पर दोनों सिपाही आगे बढ़े और समुंदर खान को घसीटते हुए बाहर पकड़ कर ले जाने लगे थे कि इसी दौरान वो ठटक कर दोनों वहीं पर रुक गए थे, क्योंकि फर्श पर पैरों के स्याह रंग के छोटे छोटे निशानात बनते जा रहे थे। अचानक ही उन दोनों सिपाहियों के मुंह पर जोर से थप्पड़ पड़े तो वो लड़खड़ा कर दूर जा गिरे। इंस्पेक्टर तो हैरत से उन दोनों को देख रहा था कि इतने में अचानक ही किसी ने उसको पैरों से पकड़ा। उसके दोनों पैरों से पकड़कर उसको हवा में मुअल्लिक कर दिया था। अब वो पुलिस इंस्पेक्टर उल्टा लटक रहा था, लेकिन इसको लटकाने वाले बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने अब खौफ से चीखना शुरू कर दिया था, अरे कौन है? नीचे उतारो मुझे, मैं कहता हूं उतारो मुझे नीचे। इंस्पेक्टर के दोनों सिपाही भी फटी फटी आंखों से उसे देखे ही जा रहे थे। इंस्पेक्टर का जब चीख चीख कर अलग पूरी तरह से खुश्क हो गया तो वह एक लट्टू की तरह घूमता हुआ वहां से फिजा में नीचे आ गिरा था फर्श पर। फर्श पर गिरते ही उसने दरवाजे की तरफ बगैर देखे तेजी से दौड़ लगा दी थी। उसके सिपाही भी भागते भागते उसके पीछे पीछे ही थे। समुंदर खान उनको इस तरह से भागते हुए देखकर हंसने लगा था। वो दोनों छोटे जिनजादे शाजिब और शोजब भी मुस्कुरा रहे थे। उसी वक्त वहां पर शवाला भी आ गई और उन दोनों को डांट कर बोली, बहुत बुरे हो तुम दोनों, मैंने कहा था ना कि किसी को भी तकलीफ मत पहुंचाना। शाजिब ने कहा, अम्मी, उन्होंने हमारे मेहमानों को परेशान किया हुआ था। शवाला ने उन दोनों को फिर एक तरफ भेज दिया तो समुंदर खान कहने लगा, शवाला, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने और तुम्हारे बच्चों ने हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, लेकिन अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। शवाला ने उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, मगर समुंदर खान नहीं माना। तो फिर वो हार मानते हुए बोली, ठीक है, लेकिन आपको एक तोहफा मेरी तरफ से ज़रूर कबूल करना होगा। उसने ये कहते हुए समुंदर खान को एक थैली पकड़ा दी थी जिसके अंदर सोने के बहुत सारे सिक्के मौजूद थे। समुंदर खान ने ढेरों शुक्रिया के साथ वो थैली कबूल कर ली थी। ज़रमीने शवाला की दी हुई दवाई के बाद अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी थी। उसी दिन समुंदर खान भी वहाँ से चला गया था और वहाँ से जाने के बाद एक दूर दराज के शहर में घर खरीद कर बाकी पैसों से उसने अपना एक छोटा सा होटल खोल लिया था। समुंदर खान की ज़िंदगी अब बहुत ज़्यादा अच्छी गुजर रही है। आज इस वाक़े को कई बरस बीत चुके हैं, लेकिन वो जब भी मिलकर बैठते हैं तो शवाला, शाजिब और शोजब को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।